नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर तेजल कोठारी है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या फिर ओसीडी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का अर्थ है एक ऐसे विचार। ऑब्सेशन हम किसको कहते हैं? ऑब्सेशन ऐसे विचार जो हमें बार बार आते हैं, दिन में बहुत बार आते हैं। हम चाहते नहीं है कि वो विचार आए, हम इस बात को जानते हैं कि विचार हमारे लिए अच्छे नहीं है, मुझे नहीं आने चाहिए। ये विचार हमें बार बार रेगुलरली आते हैं और हमारे रोजमर्रा के काम में, जैसे मैं अगर एक हाउसवाइफ हूँ तो मैं सफाई करते समय या फिर मेरे बच्चों को सुबह अपने काम पे जाने के टाइम पे हर वक्त मुझे बार बार एक ही तरह का विचार रेगुलरली आता है। उसको हम कहते हैं ऑब्सेशन। कंपल्शन क्या है? अब उस विचार के बाद मैं एक ऐसा काम करती हूँ जिससे विचार से रिलेटेड जो मुझे घबराहट होती है, विचार से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है, वो कम हो जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे विचार आता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो मुझे बार बार ये विचार आता है मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथ गंदे हैं। मैं 2-3 बार साफ करती हूँ, फिर भी मुझे विचार आता है नहीं मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथ में कुछ है, कुछ मिट्टी लगी है, मेरा हाथ गंदा है। ठीक है, ये ऑब्सेशन है। उसके साथ जो मैं करती हूँ उसे कहते हैं कंपल्शन। कंपल्शन का अर्थ है कि मैं बार बार अपना हाथ साफ करती हूँ ताकि मेरा हाथ बार बार साफ हो जाए। तो मैं दिन में 5 बार, 10 बार, 20 बार, कभी कभी कुछ मरीज जिनको बहुत सिवियर ओसीडी होता है वो दिन में 20-20, 25, 30-30 बार भी हाथ अपने बार बार धोते हैं। तो विचार है कि मेरे हाथ गंदे हैं, मुझ में कुछ गंदगी है। और कंपल्शन जिसे कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव, कंपल्सिव कंपोनेंट है बार बार उसको हाथ धोना मेरा। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब ऑब्सेशन बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। सफाई का ऑब्सेशन एक सबसे सबसे कॉमन ऑब्सेशन कहते हैं। ऑलमोस्ट सब ज्यादातर लोगों को सफाई का काफी ज्यादा ऑब्सेशन कॉमन रहता है। लेकिन ऐसे बहुत प्रकार के विचार हैं जो इस बीमारी में बार बार आ सकते हैं। तो खाली सफाई नहीं होती, बहुत लोगों को विचार आते हैं। कुछ को गंदगी का विचार, कुछ लोगों को भगवान को देख के गलत 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 विचार आते हैं। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि कुछ हो जाएगा मेरे साथ, मुझे कुछ हो रहा है। तो बहुत प्रकार के ऑब्सेशंस हैं। सो जिसमें सबसे कॉमन सफाई का है, जहां आप देखेंगे ये बहुत कॉमन है, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई का विचार लाना। सो इसे कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एक ऐसा विचार जो बार बार आता है जिसके साथ हम, अब जरूरी नहीं है कि हर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में कुछ ना कुछ कंपल्शन हो। कई ऐसे ओसीडी भी होते हैं जिसमें सिर्फ विचार है, उसके साथ कोई कंपल्शन नहीं है, कोई काम नहीं है साथ में करना, लेकिन विचार है जो बार बार आता रहता है। तरह तरह का ओसीडी है, जिसमें से सबसे कॉमन प्रकार का है कि एक एक विचार होना, उसके साथ कुछ काम करना विचार को लेके। दिस इज द कॉमनेस्ट ओसीडी। यूजुअली ओसीडी की शुरुआत अर्ली 20s में होती है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि ओसीडी किसी एज में नहीं हो सकता। ओसीडी किसी भी एज में हो सकता है। यंग एज में ऑलमोस्ट मतलब 12, 13, 14 एडोलेसेंट्स में भी देखा गया ओसीडी, लेट एज में भी देखा गया ओसीडी। तो ऐसा नहीं है कि किसी एज पे नहीं हो सकता, बट यस, अर्ली 20s इज अ मोर कॉमन टाइम जब ओसीडी शुरू हो सकता है। बट आपका 30s में भी स्टार्ट हो सकता है, 40s में भी हो सकता है, आप 14, 15, 16 ऑल्सो वी हैव सीन ओसीडी इन ऑल रेंज ऑफ एजेस। तो सबसे कॉमन सिम्टम है ऑब्सेशन होना, बार बार ये एक रिकरेंट बार बार विचार आना कि कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है। इसे कॉमन ऑब्सेशन होना, ये सबसे कॉमन है। दिस इज द कॉमनेस्ट सिम्टम ऑफ ओसीडी। देन सेकेंडली क्या है, अगेन उसके साथ साथ जैसे मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि आप एक काम बार बार उसको ठीक करने के लिए आप एक काम करते हैं और आपकी एंजाइटी रिलीव होती है। ओसीडी के कुछ और सिम्टम्स हैं जिसका अर्थ है कि एक घबराहट सी रहती है मन में जब आप नहीं कर पाते वो काम, वो विचार नहीं कर पाते। वो दिन में एक घबराहट रहती है कि अगर मैंने नहीं किया तो क्या होगा, मेरी फैमिली को तो कुछ नहीं हो जाएगा। अगर मैंने 3 बार इसको टच नहीं किया, जैसे अगर मैं किताब इसको मैंने 3 बार नहीं छुआ तो हो सकता है मेरी फैमिली को कुछ हो जाए, हो सकता है घर में किसी को कुछ हो जाए। इस तरह का, इस प्रकार का विचार आना। और कई बार ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जब ये विचार आपको इतना परेशान कर दें कि आप अपना डेली काम नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना डेली रूटीन नहीं कर पा रहे हैं, आप ऑफिस में परेशान हो रहे हैं, घर में परेशान हो रहे हैं, जब ये इतना बढ़ जाए तो आपको एक साइकियाट्रिस्ट की या एक मानसिक रोग के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। तीसरी बात यह है कि ओसीडी के साथ साथ बहुत एक कॉमन बीमारी जो ओसीडी के साथ हो जाती है कई लोगों, वो है डिप्रेशन। तो ओसीडी के साथ डिप्रेशन होना बहुत कॉमन है। तो कई बार लोगों को इस प्रकार के रिपीटेटेड विचार के साथ साथ मरने के विचार भी आ सकते हैं। मन उदास भी हो सकता है, अच्छा नहीं लगता है, दिन में जो आप काम कर रहे हैं उसमें मजा नहीं आ रहा है, पहले जो चीजें आपको अच्छी लगती थी वो नहीं हो पा रही हैं। सो इसके साथ साथ डिप्रेशन बहुत कॉमन है। सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कॉमनली डिप्रेशन इसके साथ बहुत लोगों को हो जाता है। बहुत लोगों को सुसाइडल टेंडेंसीज हो सकती हैं इसके साथ। तो आप समझ सकते हैं कि ये बीमारी किस लेवल तक जा सकती है। सो अगर आपको शुरुआत में ये बीमारी, अगर आपको इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं रेगुलरली,
अगर आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि मेरे को एक ही काम बार बार ध्यान आ रहा है दिमाग में, तो आप प्लीज किसी भी अपने आसपास के किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए, अपने आप को पूरी तरह से असेस करिए। इसमें बहुत अंतर है ना। आजकल की जनरेशन कई बार ना ओसीडी को ऐसे ही बहुत लूजली यूज करती है। अरे तुम तो इतना ऑर्गेनाइज रहते हो, तुम तो इतने ओसी हो, यू आर सो ऑब्सेसिव। ऐसा ओसीडी एक कंप्लीटली डिफरेंट बीमारी है। ऑर्गेनाइज्ड रहना आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो सकता है। कुछ लोगों की पर्सनालिटी होती है जिसको हम कई बार एनाकैस्टिक पर्सनालिटी कहते हैं, इस शब्द का यूज होता है, एनाकैस्टिक पर्सनालिटी, जिनमें उन्हें हर चीज में सिमेट्री पसंद होती है, हर चीज उन्हें ऑर्गेनाइज रखना पसंद होता है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्हें ओसीडी हो जाएगा आगे जाके। ओसीडी इज अ डिसऑर्डर, इट इज अ मेंटल इलनेस। ज्यादा सिमेट्री रखना, ज्यादा सफाई रखना, ये सब एक पर्सनालिटी का हिस्सा हो सकती है। इसका ओसीडी से जरूरी नहीं है कि कोई लेना देना हो। अभी भी हमारे पास एग्जैक्ट रीजन नहीं है कि ये क्यों है, कि ये किसी को क्यों होती है, क्यों हो सकती है, कोई क्लियर कट रीजन नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे हाइपोथेसिस हैं, मतलब कुछ ऐसे रीजन हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करती हूँ। जैसे पहला रीजन है अगर फैमिली हिस्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री। अगर घर में माता जी को या आपके माँ की साइड के परिवार को, पिताजी के साइड में परिवार को, किसी क्लोज रिलेटिव को ओसीडी है, तो ओसीडी का रिस्क आप में बढ़ सकता है। रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आपको होगा ही होगा ओसीडी, एक रिस्क है, रिस्क फैक्टर है, चांसेस हैं आपको बढ़ने के। देन सेकेंडली, जो आपका माइंड है वो अलग अलग तरीके से बना होता है। हर इंसान के दिमाग में कुछ सर्किट्स होते हैं। सर्किट्स का अर्थ है कि दिमाग में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें इसी प्रकार का एक दिमाग का एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। मतलब आपका दिमाग है, कॉर्टेक्स जो हम, आई थिंक काफी लोगों को कॉर्टेक्स का मतलब पता होगा, जो दिमाग का ऐसा एरिया जहां से हमारी सोच जाती है, जिससे हमारा बिहेवियर, सोच, जो हमारी ये सारी जिससे हमारे मानसिक जो मनोविज्ञान जिस पे बेस्ड है, ठीक है, जिससे हमारा बिहेवियर, सोच जाती है, उसको हम कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। वो दिमाग का एक ऐसा एरिया है जहां से हम सोचते हैं, हमारे विचार आते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे सर्किट्स हैं जिसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, अलग अलग प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे डोपामीन, सीरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन। तो कई न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस हो जाता है, अर्थात जहां पे इन्हें कम होना चाहिए वहां ये बढ़ जाते हैं, जहां पे बढ़ना चाहिए वहां कम हो जाते हैं। तो इस इम्बैलेंस के कारण ओसीडी होने का खतरा रहता है, रिस्क रहता है। और दिस इज वन ऑफ द रीजंस फॉर ओसीडी। इट इज सीन दैट जिन लोगों को ओसीडी है, उनका अगर ब्रेन मैपिंग की जाए, उनकी न्यूरल सर्किट्स देखे जाएं, तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स कुछ सर्किट्स में बढ़े पाए जाते हैं। स्पेशली एक पर्टिकुलर सर्किट है जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये कुछ प्रकार के सर्किट्स हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स बढ़ने के कारण ओसी दिखाई देता है कि ओसी पेशेंट्स में यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स बढ़े हुए हैं। So this is one neurobiological reason as to why OCD happens. Then thirdly, there are certain diseases, कुछ ऐसे diseases होते हैं जिससे OCD, जिनमें OCD कई बार associated पाया गया है। किसी भी तरह की मानसिक बीमारी अगर आपको फील होती है, चाहे वो ओसीडी हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे साइकोसिस हो, चाहे स्किज़ोफ्रेनिया हो, किसी भी प्रकार की बीमारी, आपका पहला कर्तव्य बनता है कि आप एक साइकियाट्रिस्ट, अर्थात एक डॉक्टर जो मानसिक इलनेस की, मतलब मानसिक रोग को ठीक करता है, उससे जाके मिलिए। आप अपना इलाज स्वयं ना करें। अगर आपको लगता है किसी प्रकार की मानसिक आपको बीमारी है, तो डायरेक्टली आप अपने आसपास किसी भी साइकियाट्रिस्ट को आप जाके दिखा सकते हैं, अपना पूरी तरह से असेसमेंट करा सकते हैं। देयर आर मेनी मेडिसिन, बहुत दवाइयां हमारे पास आज के जमाने में अवेलेबल हैं, जिससे आपको हम बहुत अच्छे से ओसीडी कंट्रोल में लाया जा सकता है। कंट्रोल में देखो, ओसीडी को जो ट्रीटमेंट करने के लिए जो हम दवाई देते हैं, वो थोड़ी सी हायर लेवल की डोजेस दी जाती हैं, नॉर्मल डोजेस से थोड़ी सी ज्यादा दी जाती है, ठीक है। इसके लेकिन ट्रीटमेंट कंट्रोल में पेशेंट की आ जाती है, थोड़ा वक्त लगता है डेफिनेटली। आप ये सोचिए 4 से 6 महीने आपको लगेंगे ऑन ट्रीटमेंट टू गेट अ कंट्रोल ऑफ ओसीडी। लेकिन ये बीमारी ऐसी है जो बहुत अच्छे से मैनेज करी जा सकती है, मेडिकेशंस पे बहुत अच्छे से आपको आपकी हेल्प करी जा सकती है। तो सबसे पहले हमारी ट्रीटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, वो मेडिकेशंस हैं, दवाइयां हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। ओसीडी दिमाग में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उसके इम्बैलेंस से होती है। तो जो हमारे पास दवाइयां हैं वो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस करती हैं, ठीक है। अगर कोई न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ गया है, कम है हमारे दिमाग में, तो उसकी बैलेंसिंग करती है ये मेडिसिन। तो आप समझ सकते हो कि मेडिकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दवाइयां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ओसीडी में। दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो है थेरेपी।
थेरेपी कई प्रकार की थेरेपीज अर्थात कई प्रकार की बातचीत करने के तरीके, जिससे आपको ये बताया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, आप कैसे अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी बहुत थेरेपीज हैं साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, आप उनसे जा सकते हैं, आप थेरेपी ले सकते हैं, आप दवाइयां ले सकते हैं, एंड दोनों आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा।